सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने गिलगित में एक जलसे आम से खिताब करते हुए ऐसा शिकवा किया है जिसने उनके बहुत से साथियों और परस्तारों को हैरान बल्कि परेशान कर दिया है। इस शिकवे के बाद मुस्लिम लीग नून के सियासी मुखालिफिन का जवाब शिकवा भी सामने आ रहा है, लेकिन बहस का रुख गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल से हटकर पाकिस्तानी सियासतदानों की बेचारगी की तरफ मुड़ गया है। नवाज शरीफ 3 दफा पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं। अफसोस के तीनों मरतबा वो अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी न कर सके। गिलगित के जलसे में उन्होंने वहां की टूटी हुई सड़कों पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि गिलगित सीपैक का मरकज है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि गिलगित को नजरअंदाज क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि आज NFC के जरिए गिलगित बल्तिस्तान के लिए फंड्स मांगे जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 में मेरी हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी जिसने गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सिफारिशात मुरतब की थीं, जिन पर हमने अमल दरामद करना था, लेकिन फिर मुझे हुकूमत से निकाल दिया गया। नवाज शरीफ साहब ने शिकवे के अंदाज में कहा कि मुझसे गिला न करो, मैं गिला सुनने को तैयार नहीं। कसूर तो आपका भी है, क्योंकि जब मुझे देश से निकाला गया तो आपने ऐसा क्यों होने दिया। आगे चलकर उन्होंने फरमाया कि मैं आपके मसाइल हल करने के लिए शहबाज शरीफ से बात करूंगा। नवाज शरीफ भूल गए कि 2017 में इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया तो उनकी जगह उन्हीं के नामजद करदा शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम बने। 2022 में शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। 2024 के इंतखाबात के बाद शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा वजीर आजम बनाए गए। मियाँ नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज पंजाब की वजीर आला हैं। उनकी दूसरी बेटी के ससुर एहसाक डार डिप्टी वजीर आजम है। नवाज शरीफ ने खुद कहा कि वो गिलगित वालों के मसाइल हल करने के लिए शहबाज शरीफ से बात करेंगे। इसका मतलब है शहबाज शरीफ वाकई बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने गिलगित वालों से शिकवा क्यों किया। मुझे याद है कि 2017 में नाअहली के बाद नवाज शरीफ ने GT रोड पर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। अगर इस लॉन्ग मार्च में वस्ती पंजाब के लोग बड़ी तादाद में शिरकत करते तो सियासी हुकूमतों के खिलाफ साजिशों में कमी आ जाती, लेकिन वस्ती पंजाब और खासतौर पर लाहौर के लोग क्यों बाहर न आए। नवाज शरीफ का शिकवा बजा है, लेकिन ये शिकवा गिलगित वालों से नहीं बनता, लाहौर वालों से बनता है, जहां से नवाज शरीफ 1985 में पहली दफा MPA बने। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर वाले तो अभी तक अपने हुकूक मांग रहे हैं। यहाँ जब भी इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान अपना अपना लश्कर लेकर पहुंच जाते हैं, एक दूसरे पर तनकीद करते हैं और फिर इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाकर वापस चले जाते हैं। मकामी लोगों के मसाइल वहीं के वहीं रह जाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ साजिशों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि साजिश कौन कर रहा है। तहरीके इंसाफ वाले आपस में लड़ रहे हैं। हालांकि 2020 में इमरान खान ने बतौर वजीर आजम गिलगित बल्तिस्तान के लिए अबूरी सूबे की हैसियत का ऐलान किया था। तहरीके इंसाफ के कुछ रहनुमाओं का दावा है कि इन्हें इंतखाबी मुहिम से दूर रखा जा रहा है। इसकी एक वजह इनकी आपस में नाइत्तफाकी है। ये नाइत्तफाकी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में भी नजर आ रही है, लेकिन वो एक दूसरे का नाम नहीं ले रहे। तहरीक इंसाफ उसी तरह के सियासी बहरान का शिकार है जिस बहरान से 2017 में मुस्लिम लीग नून दो चार थी। फर्क सिर्फ इतना है कि मुस्लिम लीग नून के साथ 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई और तहरीक इंसाफ के साथ 2024 के इलेक्शन में धांधली हुई। 2019 में नवाज शरीफ एक खामोश समझौते के तहत अपने देश से बाहर भेज दिए गए, लेकिन 2026 में इमरान खान ऐसा कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं। मुझे तहरीक इंसाफ के कई सरकर्दा रहनुमा कह चुके हैं कि खान साहब सियासत नहीं कर रहे बल्कि जिद लगा कर बैठे हैं। अगर वो थोड़ी सी लचक दिखाएं तो कम से कम हम इन्हें जेल से बाहर निकाल लें। जब मैं पूछता हूं कि खान साहब लचक क्यों नहीं दिखाते तो कहा जाता है कि वो नवाज शरीफ नहीं बनना चाहते। इमरान खान पिछले 3 साल से जेल में हैं और ये साबित करने में मसरूफ हैं कि उनमें और नवाज शरीफ में बहुत फर्क है। उनके हामी सोशल मीडिया पर बड़े मुतहरिक हैं। सोशल मीडिया पर इमरान खान बड़े मकबूल नजर आते हैं, लेकिन वतन अजीज की सड़कों पर यह मकबूलियत नजर नहीं आती। अलीमा खान अडियाला जेल के बाहर घंटों बैठी रहती हैं और स्ट्रीट पावर का इंतजार करती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर नजर आने वाली पावर हमें स्ट्रीट पर दिखाई नहीं देती। क्या इसका मतलब यह है कि मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त को कहीं से कोई खतरा नहीं? अपोजिशन जमातों की कमजोरियों और बेचारगी का मतलब ये नहीं कि हुकूमती बंदोबस्त बिल्कुल महफूज है। इस बंदोबस्त के लिए सबसे बड़ा खतरा इसके अपने इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, जो ना पार्लियामेंट को जवाबदेह हैं और ना ही वजीर आजम को जवाबदेह हैं। वो दरअसल आलमी माशी इदारों की डिक्टेशन पर पॉलिसियां बनाते हैं। अवाम पर मुसलसल महंगाई के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, लेकिन अवाम कब तक सब्र करेंगे? आने वाले बजट में अवाम पर महंगाई के बोझ में मजीद इजाफा किया गया तो अवामी रद्दअमल इंतहाई शदीद हो सकता है।
خیال رکھیں کہ گلگت بلتستان کو لاہور اور کراچی والوں نے آزادی نہیں دلائی، یہاں کے لوگوں نے 1 نومبر 1947 کو خود ڈوگرا راج کے خلاف بغاوت کی اور مقامی گورنر خنسارا سنگھ کو گرفتار کر کے اسلامی جمہوریہ گلگت کی عبوری حکومت کا اعلان کیا۔ بعد ازاں اس عبوری حکومت نے رضاکارانہ طور پر پاکستان سے الحاق کیا۔ پھر ہنزا اور نگر کی ریاستیں پاکستان میں شامل ہوئیں اور مقامی آبادی نے اپنے زور بازو سے 14 اگست 1948 کو سکردو آزاد کرایا۔ اس علاقے سے وہ شارع ریشم گزرتی ہے جو پاکستان کو چین سے ملاتی ہے۔ یہاں کے لوگوں کو تو پلکوں پر بٹھا کر رکھنا چاہیے، لیکن افسوس کہ آج گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں شدید سیاسی بے چینی نظر آ رہی ہے۔ ان سے کیے جانے والے وعدے پورے نہیں ہوتے۔ ان علاقوں کے لوگوں کا مزاج وسطی پنجاب سے مختلف ہے۔ اگر اس مرتبہ یہاں دھاندلی ہوئی تو اس کا رد عمل بہت شدید ہو سکتا ہے۔ بجٹ کے بعد مہنگائی پر قابو نہ پایا گیا تو پھر نواز شریف اور بلاول پیچھے رہ جائیں گے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں عوامی حقوق کے نام پر ایسی تحریک شروع ہو سکتی ہے جو کسی سیاسی جماعت کے کنٹرول میں نہیں ہوگی۔ موجودہ حکومتی بندوبست اپنی سفارتی کامیابیوں پر بڑا ناز کر رہا ہے، لیکن ان سفارتی کامیابیوں کو سیاسی کامیابیوں میں تبدیل کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی نظر نہیں آتی۔ اگر امریکہ اور ایران میں امن معاہدہ ہو جائے تو تیل کی قیمت کم ہو جائے گی اور عوام کو وقتی ریلیف مل سکتا ہے، لیکن موجودہ حکومتی بندوبست کی سیاسی نااہلی خود شہباز شریف نہیں بلکہ ریاست کی ساکھ کے لیے بھی ایک مستقل خطرہ ہے۔ اس لیے کم از کم گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے ریاست پاکستان کی ساکھ کو کچھ تو سہارا دیں۔